गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज पढ़ेंगे हम वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन के साथ साथ मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटीज़ में क्या वेरिएशंस आते हैं। तो जो वेरिएशंस है वो हम स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों इलेक्ट्रोलाइट पे देखेंगे। तो पहले हम वेरिएशन देखेंगे किसमें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, कि इसमें क्या होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जनरली आप लोगों को पता है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम किसे कहते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होता है जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है या मोल्टन स्टेट में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। जैसे सपोज हम ले लें NaCl। NaCl का अगर हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएं या इसको मोल्टन स्टेट में ले आए तो ये क्या हो जाता है, Na++Cl- आयन में क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। अब यहाँ पे सपोज हमारे पास, हम ये मान के चले कि 10 ग्राम ऑफ NaCl हमारे पास, तो यहाँ पे 10 ग्राम आयन का कम्प्लीटली डिसोसिएशन हो जाता है। सपोज हो सकता है कि 5 ग्राम हमारे पास Na आ जाए और 5 ग्राम हमारे पास Cl- आयन आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 10 ग्राम हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, ये जब हमने इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाया तो इसके जो आयन, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये कम्प्लीटली अपने आयन में डिसोसिएट हो गया। तो यहाँ पे जो डिसोसिएशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, कंप्लीट डिसोसिएशन। तो जब कंप्लीट डिसोसिएशन होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं इसे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट का कंप्लीटली क्या हो जाता है, डिसोसिएशन हो जाता है अपने आयंस में, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब जनरली अगर हम यहाँ पे देखें कि मोलर कंडक्टिविटी में या कंडक्टिविटी में क्या फर्क पड़ता है इससे। अगर हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो वो क्या है, अपने आयन में कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा। और जब वो अपने आयन में कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है तो उसका क्या होता है, जो पर यूनिट वॉल्यूम होता है, पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, आयन का इंक्रीज होगा। जब आयन का पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वो क्या करेगा, मोलर कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है या जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट अगर कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, उसकी इंक्रीज होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसका डाइल्यूशन बनाएं, यानी हम इसको क्या करें, इसका एक्वा सॉल्यूशन बना रहे हैं, इसको डाइल्यूट कर रहे हैं, तो एक्वा सॉल्यूशन बनाने में क्या होता है कि जैसे हम इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे, जैसे हम इसका वॉल्यूम क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, तो जो आयन की मोबिलिटी है, आयन की मोबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। और जब आयन की मोबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ने पे आयन की मोबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही, और आयन की जब मोबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो जो मोलर कंडक्टेंस है या मोलर कंडक्टिविटी है वो भी क्या होगी, इसकी इंक्रीज़ होगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम डाइल्यूशन इंक्रीज़ करते हैं तो डाइल्यूशन इंक्रीज़ करने पे मोलर कंडक्टिविटी क्या होती, इंक्रीज़ होती है। फर्स्ट थिंग्स। दूसरी थिंग्स क्या आती है इसमें कि जैसे जैसे हम इसका डाइल्यूशन करते जाते हैं, जैसे जैसे हम, और डाइल्यूशन को जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो इनके आयंस के बीच में जो इंटर आयनिक फोर्स होता है, वो इंटर आयनिक फोर्स क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि जो इंटर आयनिक फोर्स है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, यानी वो ख़त्म हो जाता है। तो डाइल्यूशन की वो कंडीशन जहाँ पे आयंस के बीच में इंटर आयनिक
जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है या इंटर आयनिक जो फोर्स है वो क्या हो जाए, कम्प्लीटली नेग्लिजिबल हो जाए। उस कंडीशन में उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उस सॉल्यूशन को हम, सॉल्यूशन एट इनफाइनिट डाइल्यूशन। ठीक है, यानी कि वो जो सॉल्यूशन है हमारे पास, वो सॉल्यूशन किस में आ गया, हमारे एक इनफाइनिट डाइल्यूशन में आ गया। तो उस सॉल्यूशन में हम, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं। क्या कहा जाता है उससे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे क्या होगा कि जब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन यानी आयनिक फोर्स जो आयंस के बीच में लग रहा, वो आयनिक फोर्स जब क्या हो जाए, नेग्लिजिबल हो जाए, तो उस कंडीशन में जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, एक फिक्स हो जाती है। यानी उसके बाद अब कितना भी डाइल्यूशन कर लें, मोलर कंडक्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो कंडीशन जहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, यानी जहाँ पे क्या होता है, जो आयंस के बीच में इंटरेक्शन फोर्स है या जो इंटर आयनिक फोर्स है, वो इंटर आयनिक फोर्स जब क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। तो नेग्लिजिबल होने पे वहाँ पे जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। यानी उसके बाद हम उसका कितना भी डाइल्यूशन कर लें, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट को हम कितना भी डाइल्यूट कर लें, उसमें कितना भी वाटर डालें, उसकी मोलर कंडक्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस कंडीशन को, जैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है ना, कि इक्विलिब्रियम के बाद क्या होता है कि हम कुछ भी कर लें, कितनी भी हीट उसको दे लें, ना तो उसमें वेपर फॉर्म होती, ना ही वेपर प्रेशर एग्जर्ट करती, जैसे हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में पढ़ा था सॉल्यूशन वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे भी क्या है कि जब हम डाइल्यूशन इंक्रीज़ करते हैं, डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, तो डाइल्यूशन बढ़ाने के बाद एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जो आयंस होते हैं, आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। तो वहाँ पे जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, इसकी अमाउंट फिक्स हो जाती है। यानी मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाती, एक फिक्स अमाउंट में आ जाती है। और उसके बाद हम कितना भी डाइल्यूशन उसका बढ़ाएं, किसका, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का या पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कितना भी हम डाइल्यूशन बढ़ा लें, उसकी मोलर कंडक्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसे कहा जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनिट डाइल्यूशन। क्या कहा जाता है इसे, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनिट डाइल्यूशन। तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ इनफाइनिट डाइल्यूशन किस कंडीशन में आएगी, जब इलेक्ट्रोलाइट का हम डाइल्यूशन इंक्रीज कर देंगे, और एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे कि उसके जो आयंस है, आयंस के बीच में जो आयनिक फोर्स है वो क्या हो जाए, नेग्लिजिबल हो जाए। तो नेग्लिजिबल जब फोर्स हो जाएगा, उसके बाद हम डाइल्यूशन कितना भी इंक्रीज करें तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी में कोई भी चेंज जब नहीं आता है, तो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनिट डाइल्यूशन। क्या कहते हैं हम इसे, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनिट डाइल्यूशन या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनिट डाइल्यूशन। सो मोलर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी एट इनफाइनिट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी एट इनफाइनिट डाइल्यूशन, इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा नॉट एन। देखो लैम्डा नॉट यानी जीरो भी कह सकते हैं, लैम्डा एन जीरो, और लैम्डा इनफाइनिट एम, ये होता है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनिट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनिट डाइल्यूशन। अब हम इसको अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन को हम इतना डाइल्यूट कर दें कि
उसकी कंडक्टिविटी यानी उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है उसमें फर्दर कोई चेंज ना हो, तो उस डाइल्यूशन को हम क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनिट डाइल्यूशन। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टेंस है इनफाइनिट डाइल्यूशन पे, उसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, जब कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है तो इसका इनफाइनिट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस पता कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट का पता करना हो, अगर सपोज हमारे पास क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टेंस है इनफाइनिट डाइल्यूशन पे, उसको हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो क्या है, वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, कुछ ही अमाउंट उसकी डिसोसिएट होती है। जैसे सपोज हम ये मान के चलें, ये हमारे पास CH3COOH एसिटिक एसिड है, ये दे रहा हमें CH3COO माइनस प्लस H+। अब हम ये मान के चलें कि 10 ग्राम ये हमारे पास है, तो हो सकता है कि 4 ग्राम ही डिसोसिएट हो रहा हो। ठीक है ना, 4 ग्राम ही डिसोसिएट हो रहा हो सकता है 6 ग्राम, या हो सकता है 2 ग्राम ही डिसोसिएट हो रहा हो। तो इसमें जो डाइल्यूशन है वो कंप्लीट डाइल्यूशन नहीं हो रहा है, यानी इसके जो आयंस हैं वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहे, ये क्या हो रहे हैं, पार्शियली डिसोसिएट हो रहे हैं। तो जब पार्शियली डिसोसिएट हो रहे हैं तो हम इसका इनफाइनिट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस फाइंड नहीं कर सकते, या तो कम्प्लीटली इसका डिसोसिएशन हो जाए। कम्प्लीटली डिसोसिएशन हो जाए तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कितना इसमें डिसोसिएशन हो रहा है, कि किसका कितना परसेंटेज है, या कितने ग्राम में कौन कितना, या कितने आयन उसके डिसोसिएट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, ये पार्शियल डिसोसिएट है, तो हम इसका जो मोलर कंडक्टेंस है वो इनफाइनिट डाइल्यूशन पे फाइंड कर नहीं सकते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक साइंटिस्ट था कोलोरॉस, उसने एक लॉ दिया था। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम कोलोरॉस लॉ के बारे में। तो कोलोरॉस लॉ क्या है, स्पेलिंग देख लो इसकी, स्पेलिंग हो कोलोरॉस, KOLORAUSH, कोलोरॉस लॉ, स्पेलिंग देख लेना बच्चों का। तो कोलोरॉस ने क्या कहा, सिंपल वे में लेते हैं इसको। कोलोरॉस ने ये कहा कि अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर या इनफाइनिट डाइल्यूशन अगर हम इसका बना रहे हैं, तो वहाँ पे जो डिसोसिएशन हो रहा है, जो डिसोसिएशन इसका कंप्लीट हो रहा है, वो डिसोसिएशन वहाँ पे उसके जो आयन्स होंगे उन आयन का एक पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन होता है। यानी कि अगर हम ये देखें, CH3COOH टू गिव्स CH3COO माइनस प्लस H+, अगर हम इसको डिसोसिएट कर रहे हैं, इनफाइनिट डाइल्यूशन अगर हम इसका बना रहे हैं, तो इनफाइनिट डाइल्यूशन बनाने में जो इलेक्ट्रोलाइट के आयन का कंसंट्रेशन है, इनका जो कंसंट्रेशन होता है, इनका कंसंट्रेशन क्या होता है, एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होता है, इनका कंसंट्रेशन एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन में होता है। ठीक है, और डेफिनेट कंट्रीब्यूशन में होने के साथ साथ ये जो इलेक्ट्रोलाइट, ये जो आयंस है, ये आयंस इलेक्ट्रोलाइट में इंडिविजुअली अपना क्या है, ये इंडिविजुअली अपने आप को परफॉर्म करते हैं। यानी कि किसी भी डाइल्यूशन में जो आयंस है, आयंस का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होता है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम डिसोसिएशन कर रहे हैं, तो डिसोसिएशन करने पे उनके जो आयंस है, आयंस का एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होता है। अब इसको हम विद एग्जांपल समझते हैं। जैसे एक हम पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, उसके बाद फिर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। जैसे सपोज हमारे पास है NaCl। अब NaCl के लिए अगर हम क्या लें, लैम्डा नॉट लिमिटिंग कंडक्टेंस लें, या कंडक्टेंस एट लिमिटिंग डाइल्यूशन, इनफाइनिट डाइल्यूशन पे अगर हम लें, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट NaCl। लैम्डा नॉट
क्या दिखा रहा है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनिट डाइल्यूशन लैम्डा नॉट NaCl या हमने इक्वल टू, अब ये देखो हम लैम्डा इस पे जैसे लैम्डा बनता है वैसे बना लेते, ये लैम्डा पूरा नहीं बनता, लैम्डा नॉट इसको डिसोसिएट करो क्या बन जाएगा Na प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। समझ रहे बात, यहाँ पे क्या हुआ कि जो NaCl का डिसोसिएशन हो रहा, ये आयन का डिसोसिएशन हो रहा। कोलोरस लॉ क्या कहता है कि जो आयन का डिसोसिएशन होता है इनका एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होता है उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, और ये क्या कहता है कि सम ऑफ कैटायन एंड एनायन, क्या होता है कंट्रीब्यूशन, सम ऑफ कैटायन एंड एनायन, एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन ये जो आयन्स होंगे वो इलेक्ट्रोलाइट में इंडिविजुअल होंगे, ये कहता है कोलोरस लॉ। अब सेम जैसे हम एक और ले लें, जैसे हमने ले लिया BaCl2 लैम्डा नॉट BaCl2, ये क्या हो जाएगा लैम्डा नॉट Ba। अब देखो Ba की वैलेंसी क्या होती है 2+, ये हमने 2+ आयन लगा दिया प्लस। अब ये देखो Cl कितने हैं 2, ये जो 2 है ये लैम्डा से पहले, यानी ये कोएफिशिएंट बनेगा, प्लस हम इसको कैसा लिखेंगे लैम्डा नॉट Cl माइनस, क्योंकि Cl क्या है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा। अब यहाँ पे कितने Cl हैं देखो Cl2 है, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अरे बात समझ गए, ये नंबर क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नंबर ऑफ आयन्स हो गए, वो नंबर ऑफ आयन मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपके कि कितने आयन है और आयन का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो आयन का एक कंट्रीब्यूशन हो गया, नंबर ऑफ आयन मल्टीप्लाई हो गया, इनका एडिशन आपका क्या आ जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का, आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट में वो लिमिटिंग आपकी क्या आ जाएगी ये इंडिविजुअल कंसंट्रेशन इसमें आ जाएगा। अब सेम ऐसा अगर हम देखें एक और ले लेते हैं, जैसे लैम्डा नॉट Al2SO4 लैम्डा नॉट Al2SO4 4 थ्राइस। अब देखो इसको हम कैसे लिखें, देखो एल्युमिनियम कितने 2, सल्फेट आयन कितने 3, लैम्डा नॉट एल्युमिनियम कितने 2, ये 2 यहाँ पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा 2Al, एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या होती है 3+, प्लस लैम्डा नॉट सल्फेट आयन, ये SO4 पूरा लेंगे आप, सल्फेट आयन है वैलेंसी 2 माइनस, कितने सल्फेट है 3, ये मल्टीप्लाई होती है। तो ये क्या है आपका, ये वैल्यू आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन में इस वैल्यू को आप फाइंड कर लेते हैं, क्या कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू आएगी आपकी लैम्डा नॉट यानी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये वैल्यूज आपको पूछी जाती है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन को मोलर कंडक्टेंस, जैसे अगर हम Al2SO4 यानी एल्युमिनियम सल्फेट का लें तो कितना होगा, ये वैल्यूज हमें ये बन होगी लैम्डा नॉट AlSO4, इसको मल्टीप्लाई करके, या मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये वैल्यूज हमें गिवन होगी। तो ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगा। अब अगर बाय द वे आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट करना, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है, तो कैलकुलेशन करेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके लिए करें, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग का भी मैंने बताया तुम्हें, जैसे लैम्डा नॉट NaCl इक्वल टू लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट Cl, किसके लिए हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या करते हैं, अब हम इसको विद एग्जाम्पल करते हैं।
फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड, लैम्डा नॉट CH3COOH, इसका हमें क्या फाइंड करना है, एसिटिक एसिड का हमने क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, मोलर कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमने इसका मोलर कंडक्टेंस फाइंड करना। तो अब कैसे करेंगे इसे, लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट H प्लस। अभी देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, हम इसमें क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। अब इसको हम यहाँ कहीं लिखेंगे नहीं, जितना हम ऐड करते हैं उतना हम माइनस कर देते हैं। सपोज हमने इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaCl डाल दिया, आप NaCl डाल सकते हैं, KCl डाल सकते हैं, HCl डाल सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो लेना कि आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कम्प्लीटली डिसोसिएट कर दे। तो वो क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। तो ये तो हम एज इट इज रखेंगे, लैम्डा नॉट CH3COOH इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, किसका, एसिटिक एसिड का। ये एज इट इज आ जाएगा आपका लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट H प्लस। अब हम क्या करेंगे इसमें, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ नहीं ऐड करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे, प्लस NaCl, ब्रेक करो NaCl ऐड कर रहे हैं इसमें, लैम्डा नॉट Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, NaCl ऐड कर दी, और जितना NaCl हमने ऐड किया इतना हम क्या करेंगे, इसे माइनस भी कर देंगे, माइनस इसको ब्रैकेट में ले लो, लैम्डा नॉट, इससे गलती नहीं होती, Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। जितना आपने NaCl ऐड किया उतना NaCl आपने माइनस भी कर दिया, ठीक है। आगे वैल्यू एज इट इज आपकी CH3COO। अब देखो इस CH3COO के साथ क्या आ जाएगा, Na, क्या बन जाएगा, CH3COO Na, CH3COO सोडियम एसीटेट, और सोडियम एसीटेट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये देखो H प्लस Cl माइनस HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, NaCl ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हो गए सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका हम क्या इजीली क्या फाइंड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस फाइंड कर सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन को। हमने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड किया। अब इसको और आगे करो, लैम्डा नॉट CH3COOH इक्वल टू लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस, इसके साथ क्या लेंगे, लैम्डा नॉट Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट H प्लस, ये आ गया, प्लस लैम्डा नॉट, ये आपका Cl माइनस आ गया, माइनस इन दोनों को एक साथ ले लो, लैम्डा नॉट NaCl। ये देखो ये आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, इस Cl का माइनस है, ठीक है। अभी देखो इसको एक साथ ले लो, लैम्डा नॉट CH3COOH इक्वल टू लैम्डा नॉट, ये क्या हो जाएगा, CH3COOH सॉरी COONA प्लस लैम्डा नॉट HCl माइनस लैम्डा नॉट NaCl। तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज दिस वन, CH3COONA प्लस HCl। ये जो वैल्यूज होती हैं ये आपको गिवन क्वेश्चन के अंदर, जैसे हम सपोज एक क्वेश्चन कर लें इसी पे रिलेटेड, ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का पूछ लिया जाता है। अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे हमें एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट लैम्डा नॉट M फॉर एसिटिक एसिड, कैलकुलेट लैम्डा नॉट M, या इसको आप ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये लैम्डा इनफाइनिट M, बात एक ही, हाँ, लैम्डा नॉट या लैम्डा इनफाइनिट फॉर एसिटिक एसिड, क्या फॉर्मूला होता है, CH3COOH। गिवन है आपको लैम्डा नॉट CH3COONA, इसकी वैल्यू गिवन है आपको, कितनी वैल्यू गिवन है आपको, ये वैल्यू जो गिवन है ये है आपको दे रखी 93 93
93 92 है, सॉरी 91। ऐसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी ले लो। 91 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लैम्डा नॉट HCl की वैल्यू आपको सपोज दे रखी है 124 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और लैम्डा नॉट NaCl आपको गिवन है 75 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट लैम्डा नॉट MCH3 एसिटिक एसिड। तो लैम्डा नॉट CH3COOH ये हमें फाइंड करना है। ये देखो इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, लैम्डा नॉट CH3COOH मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर CH3COOH एसिटिक एसिड। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा इसका, लैम्डा नॉट CH3COONA प्लस लैम्डा नॉट HCl माइनस लैम्डा नॉट NaCl। अब यहाँ पे वैल्यू आपने पुट कर देनी है, वैल्यू पुट कर लो। CH3COONA कितना दे रखा है 91, HCl कितना 124 माइनस 75। कर लो इसे, कितना हो जाएगा ये 4 और 5 9 और 2 11 1 और 2 माइनस 75। कितना हो जाएगा 0, 11 में से 7 घटा के 4 और 150 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हो गई आपकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन CH3COOH मोलर कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COOH। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, आपने उनकी वैल्यू ऐसे फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको इस तरीके से करेंगे और यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी सेल है। तो प्राइमरी सेल क्या होते हैं, जिन सेल को हम एक बार यूज़ करते हैं और उसके बाद वो डेड हो जाते हैं, यानी दोबारा जिनको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे गैल्वेनिक सेल, लैक्लांसे सेल, या घरों में जैसे यूज होते हैं आपके सेल, जैसे ये देखो ये है सेल, दैट इज़ लैक्लांसे सेल। तो ये जो सेल है क्या है, ये प्राइमरी सेल, इट इज़ अ प्राइमरी सेल। इसको क्या कहेंगे प्राइमरी, क्योंकि क्या है ये एक बार यूज़ किया फिर फेंक दिया, तो ये प्राइमरी सेल। ठीक है। सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, आपके घरों में जैसे इन्वर्टर है, इन्वर्टर क्या है आपका सेकेंडरी सेल है। ठीक है, या उसे लेड स्टोरेज बैटरी भी कहा जाता है। गाड़ियों में देखा होगा आपने, गाड़ियों की जो बैटरी होती है लेड स्टोरेज बैटरी होती है। ठीक है, तो ये सेल आपके पास दो तरह के सेल है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल उनको कहा जाता है जिनको हम दोबारा से रिचार्ज करके फिर रीयूज़ कर सकते हैं, और प्राइमरी सेल क्या होते हैं जिनको हम एक बार यूज़ करते हैं फिर उनको फेंक देते हैं। तो इनका जो कंस्ट्रक्शन है और सेल रिएक्शन है ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, और ये यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मुझे पूछ लेंगे। और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट डे से हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, और अब करेंगे हम चैप्टर नंबर 6 यानी मेटलर्जी वाला चैप्टर अब हम करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके।